नाज़रीन ग्रामी, नॉर्दर्न सी के बिल्कुल ऊपर फिनलैंड, स्वीडन और रशिया से बॉर्डर शेयर करने वाला ये मुल्क दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क कहलाता है। इतना अमीर कि इसकी 25% आबादी अरबपति है। अगर इसको वर्ल्ड 7वां सेहतमंद मुल्क कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। और दुनिया का सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क। दोस्तों, किसी भी मुल्क की खुशहाली देखने के लिए जो भी इशारे होते हैं, ये मुल्क उनमें सबसे आगे है। उर्दू यूनिवर्सल में आप तमाम अहबाब को दिल से खुशामदीद। मैं हूं इमरान आलम और आप देख रहे हैं हमारा मारूफ चैनल उर्दू यूनिवर्सल। दोस्तों, ये है नॉर्वे। जी हाँ, आपने सही सुना, नॉर्वे हमेशा से ही इतना खुशहाल नहीं था। 18वीं सदी के अख्ताम पर मशहूर इकनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने बर्फ़पोश नॉर्वे का दौरा किया। इसने वहाँ एक ऐसी कौम को पाया जो कि थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करती है और अपना पेट पालती है। एक ऐसा पहाड़ी मुल्क जिसमें सफ़र करना नामुमकिन था। गांव दूर दूर तक फैले हुए थे और वहाँ के लोग बहुत कम तालीम याफ्ता थे। यहाँ पर 6 महीने सर्दियाँ होती थीं, जिसकी वजह से खेती बाड़ी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और वहाँ के लोग बहुत मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दोस्तों, थॉमस जब नॉर्वे गया तो कुछ ही साल बाद वहाँ के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। वहाँ की इकानमी बिल्कुल तबाह हो गई। पूरे मुल्क में कहत छा गया और यही समझा जाता था कि ये कहत हमेशा रहने वाला है। तो फिर इतनी बड़ी तब्दीलियाँ कैसे आ गईं? कैसे ये मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ हासिल करता गया? आएँ उर्दू यूनिवर्सल की आज की इस वीडियो में नॉर्वे की इन वादियों में लेकर चलते हैं। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करके साथ मौजूद सुर्ख बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती काविशें आप तक फटाफट पहुंचती रहें। नाज़रीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, कुवैत, यूएई, वेनेजुएला और रशिया ऐसे ममालिक हैं जिनके पास 85% ऑयल रिज़र्व मौजूद हैं। लेकिन अगर इन सब का जीडीपी मिलाया जाए तो पूरी दुनिया के जीडीपी के मुकाबले में सिर्फ 8% बनता है और इनमें से कोई भी मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट में शामिल नहीं होता। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है नॉर्वे, जो कि दुनिया में तेल की पैदावार में इस नंबर पर आता है, जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ से दुनिया का चौथा मुल्क भी समझा जाता है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि बाकी दुनिया के मुल्क इतनी मैदनियात के बाद भी रिहाइश के लिहाज से नॉर्वे का मुकाबला नहीं कर सकते? दोस्तों, इसकी ख़ास वजह है वो फिनोमेना जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तेल की एक बात यह है कि ये बिल्कुल लॉटरी की तरह है। तेल निकलने के बाद कौमों पर रातों रात पैसों की बारिश भी होती है, मगर मुल्की हुक्मरान उन पैसों को टैक्स कम करने और अखराजात में इजाफा करने लग जाते हैं, जबकि ऑयल इंडस्ट्री उसी मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज़ पर हुक्मरानी करने लग जाती है। जैसे ही वो मुल्क ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसकी लोकल करेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस मुल्क की आवाम को इम्पोर्टेंट चीज़ें ख़रीदना आसान हो जाता है और इसी तरह उस मुल्क की लोकल इंडस्ट्रीज़ हवा में उड़ने लग जाती हैं। जैसे जैसे लोकल कंपनीज बंद हो जाती हैं, मुल्क बेरोज़गार की तरफ चलता जाता है। पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास आता है और आम आदमी गुस्से का शिकार हो जाता है। यही हुआ वेनेजुएला और लीबिया के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ऑयल कर्ज की वजह से नॉर्वे पर असर क्यों नहीं पड़ा? असल में नॉर्वे की सारी इकानमी समुद्री तिजारत से चलती थी। समुंदर पर ज़बरदस्त पोर्ट लोकेशन होने की वजह से नॉर्वे फ़िश टिम्पर्स और मुख्तलिफ एशिया समुद्री रास्तों से यूरोप और एशिया के मुल्कों तक भेजे जाते थे। सन 1900 तक नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा तजारती सिस्टम हासिल कर चुका था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सी का तजारती सिस्टम 30% तक नॉर्वे कंट्रोल करता रहा। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत ही अहम काम था जो कि नॉर्वे ने किया, वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम की संग बुनियाद रखना, जो कि नॉर्वे ने कर दिखाया, जिसका एक ही मकसद था कि पैसा और सियासी पार्टी की ताकत किसी एक बंदे के हाथ ना लगने पाए। और नॉर्वे को कुदरत ने एक और तोहफे से भी नवाजा था और वो था सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल। लेकिन इस दौर में नॉर्वे में वो कंपनीज गैर मुल्की थीं और ये चीज़ नॉर्वे की हुकूमत का सरदर्द बन गई थी। इसी तरह नॉर्वे की हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और 1940 में उन्होंने एक बिल पास किया जिसमें गैर मुल्की कंपनियों को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप से फ़ौरन रोक दिया गया।
इसी दौरान सड़कों, ट्रांसपोर्ट और रेलवे का जदीद सिस्टम आने से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी एक बड़ा बूस्ट हासिल हुआ। 1945 से 1970 के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ 3.3% थी। दुनिया के सब मुल्कों की निस्बत नॉर्वे में सबसे ज़्यादा टैक्स था। टैक्स का बड़ा हिस्सा वहाँ की हुकूमत लोगों की वेलफेयर, तैलीमी निज़ाम और लोकल कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए खर्च करती रही। 1965 तक नॉर्वे में बेरोज़गारी न होने के बराबर थी। नॉर्वे अभी दुनिया के बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो चुका था, मगर अभी भी उस मकाम पर नहीं था जहां पर आज है। लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था और 1959 में नीदरलैंड में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके थे और माहिरों ने यह ख्याल किया कि नॉर्दर्न सी के ऊपर भी कुदरती गैस के ज़खायर ज़रूर होंगे। 1966 में नॉर्दर्न सी के ऊपर तेल दरियाफ्त करने के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन फिलिप्स पेट्रोलियम मुसलसल 2 साल की मेहनत के बावजूद भी कुछ हासिल ना कर सकी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्राई इज़ की टू सक्सेस। आखिरकार 1969 में उनकी मेहनत फुली डीप ड्रिलिंग करने के बाद रंग लाई और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए और आने वाले कुछ ही साल में नॉर्वे की ये ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में नंबर 1 पर आ पहुंची। वहाँ की कंपनीज़ ने हज़ारों लोगों को नौकरियां दी और यूं मछली पकड़ने वाली कौम अब पेट्रोलियम पावर हाउस बन गए। करोड़ों डॉलर्स आना शुरू हो गए और नॉर्वे की किस्मत चमक उठी। ख्वातीन और हज़रात, कुदरत के दिए गए तोहफ़े जो नॉर्वे के पास थे वो कई और मुल्कों के पास आज भी मौजूद हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र घुमाएं तो इंडिया और पाकिस्तान भी किसी नॉर्वे से कम नहीं। मगर बात है अपनी कौम और मुल्क के साथ ईमानदारी की, सिंसियर होने की, डेमोक्रेसी की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। करप्शन और तालीम निज़ाम का बेहतर ना होना, आज दोनों मुल्क शदीद पॉलिटिकल मसाइल का शिकार हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक इमरान आलम को दें इजाज़त। हमने इसी तरह आपके लिए मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ लानी हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।